हेलो बच्चों, मैं आपका स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल ज्ञान सागर पर। और मैं आपके लिए आज लाया हूं क्लास 10 के एक महत्वपूर्ण विषय को लेकर, जिसमें आज हम लोग इस वीडियो में सीखेंगे थेल्स प्रमेय को सिद्ध करना। तो थेल्स प्रमेय का सबसे पहले जानते हैं कि उसका दूसरा नाम क्या है, फिर उसका स्टेटमेंट क्या है, फिर उसको हम लोग सिद्ध करेंगे। तो देखिए, जैसे बच्चों के थेल्स प्रमेय का दूसरा नाम है आधारभूत समानुपातिकता प्रमेय। इसको बीपीटी भी कहा जाता है, क्योंकि आधारभूत समानुपातिकता प्रमेय का इंग्लिश होता है बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम। और ये आपका जो है क्लास 10 का प्रमेय है, जिसका नंबर है 6.1। और इसका कुछ इस तरह से स्टेटमेंट है, यानी उसका ये कुछ इस तरह का कहना है। यदि किसी त्रिभुज की एक भुजा के समांतर अन्य दो भुजाओं को भिन्न भिन्न बिंदुओं पर प्रतिच्छेद करने के लिए एक रेखा खींची जाए, तो अन्य दो भुजाएं एक ही अनुपात में विभाजित हो जाती हैं। बच्चों, ये तो आप क्लास के टेक्स्ट बुक में भी पढ़ते होंगे, यानी आपका जो किताब है उसमें भी पढ़ते होंगे, या फिर आपको कोई बताया भी होगा। लेकिन क्या आपको इसका मतलब पता है कि ये कहना क्या चाह रहा है? चलिए पहले मैं आपको ये समझाता हूँ कि इसका स्टेटमेंट जो है, इसका जो कथन है, वो क्या कहना चाह रहा है। पहले उसको समझते हैं, फिर ये सीखेंगे हम लोग कि इसको सिद्ध कैसे करना है। तो बच्चों, इसका कहना है कि यदि हम एक त्रिभुज बना दें, वो चाहे किसी भी तरह का त्रिभुज हो, अगर उस त्रिभुज का किसी भी एक भुजा को ले लेते हैं, जैसे मैं ले लेता हूँ ये भुजा, और इस भुजा के समांतर ऐसे मैं एक और रेखा खींच देता हूँ। तो ये जो रेखा, अगर मान लेते ये रेखा इस भुजा के समांतर है, तो देखिए ये जो रेखा खींची गई, यह इस बिंदु को और इस बिंदु को काट रही है। तो इसके कटने से इन भुजा का जो अनुपात होगा और इस भुजा का जो अनुपात होगा, वो आपस में बराबर होगा। इसी को कहा जाता है समानुपातिकता, यानी समानुपात होंगे। तो बच्चों, इसका मतलब समझते हैं कि समानुपात का मतलब क्या होता है। चलिए देख लेते हैं क्या होता है। मान लेते हैं इस भुजा का मैं मान ले लेता हूँ, कुछ भी ले लेते हैं, जैसे 6, और इसका मैं मान ले लेता हूँ 8। इसी तरह से इसका मान ले लेता हूँ मैं, मान लेते कि ये 18 है और ये है 24। तो इसका कहना है कि जब हम इन दोनों मान को भाग देंगे तो उतना ही आंसर निकलेगा जितना इन दोनों के मान को भाग देंगे। तो क्या ऐसा होता है? देखते हैं। अगर मान लेते ये हो गया, तो ये हो गया 6/8 और बराबर क्या 18/24 बराबर हैं। बच्चों, आपको ये नहीं देखना है कि ये नंबर क्या क्या हैं, क्या इनका मान बराबर है या नहीं, ये देखना है, यानी अनुपात बराबर है कि नहीं। तो अनुपात निकालने के लिए आपको इसका सरलतम रूप चाहिए, यानी सबसे छोटा रूप चाहिए। तो छोटा रूप देखिए, ये दोनों किससे कटेगा? ये दोनों कट जाएगा 2 से, तो ये 2 से कटेगा 3 बार में, और ये 2 से कटेगा 4 बार में। अब ये दोनों किससे कटने वाले हैं? ये कटने वाला है 6 से, तो ये कटेगा 6 से 3 बार में, और ये 6 से कट जाएगा 4 बार में। तो बच्चों देखिए, 6/8 और 18/24 दोनों का अनुपात कितना आ गया, यानी दोनों का सरलतम रूप कितना है? 3/4, और इसका भी कितना है? 3/4। तो अगर यही जो सरलतम रूप अगर बराबर होता है ना, इसी को कहा जाता है अनुपात बराबर हैं। तो इसका भी यही कहना है, ये नहीं कह रहा है कि ये मान बराबर होंगे, इसका ये कहना है कि इन दोनों को भाग देने पर जो मान आएगा, वही मान इन दोनों को भाग देने पर भी आएगा। और इसी को हम लोग अभी सिद्ध करेंगे, जिसका नाम है थेल्स प्रमेय या फिर आधारभूत समानुपातिकता प्रमेय। तो चलिए हम लोग अपने वीडियो की ओर बढ़ते हैं और देखते हैं कि इसे कैसे सिद्ध किया जाता है। तो बच्चों, हम लोग आ गए हैं अब अपने प्रमेय को सिद्ध करने के तरफ। तो बच्चों, मैं सिद्ध करने से पहले आपको कुछ चीज़ें बता देना चाहता हूँ, ताकि जब मैं आपको सिद्ध करके ये बताऊँ, तो आपको जितने सारे टॉपिक वहाँ पर लिखे जाएँ, आपको अच्छी तरह समझ में आ जाए कि वो क्या लिखे जा रहे हैं और क्यों लिखे जा रहे हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं कि त्रिभुज का क्षेत्रफल का सूत्र क्या होता है। तो त्रिभुज का क्षेत्रफल, इसका सूत्र होता है 1/2 गुना आधार गुना ऊंचाई। अब बात करते हैं कि आधार और ऊंचाई क्या होती है, तो और कहाँ पर मिलेगी। तो बच्चों, अगर आपको इस तरह का त्रिभुज मिले, तो इस तरह के त्रिभुज में इसकी ऊंचाई कुछ इस तरह से होती है। जैसे अगर ये दे दें, तो यहाँ 90 डिग्री का कोण बनेगा। तो जहाँ पर 90 डिग्री का कोण बनता है उसमें से एक भुजा उसकी आधार होती है और एक भुजा उसकी ऊंचाई होती है, जिसमें
ये वाली जो है ये आपकी आधार है और ये वाली जो है ये आपकी ऊंचाई है। अगर आपका इस तरह से त्रिभुज रहे और अगर यहाँ पर 90 डिग्री पहले से बन रहा हो तो इसमें ये आधार कहलाएगी और ये वाली जो भुजा है ये ऊंचाई कहलाएगी। लेकिन अगर आपको इस तरह का त्रिभुज मिले तो बच्चों यहाँ पर आपको याद रख लेना है कि आपको इसके बाहर ऐसे आपको खुद से इधर से भी और इधर से भी ऐसे काल्पनिक रेखाएं खींचकर इसका 90 डिग्री बनाना है। इस तब आपकी जो यहाँ से लेकर यहाँ तक की जो रेखा है ये आपकी आधार होगी और ये आपकी ऊंचाई होगी। तो बच्चों मेरे ये लिखने का ये मकसद है कि आपको ये बता पाना कि जो किसी भी त्रिभुज की ऊंचाई होती है वो त्रिभुज के अंदर हो सकती है या त्रिभुज जो बहुत बना है उसी में से एक रेखा हो सकती है या फिर त्रिभुज के बाहर भी हो सकती है। ये कोई ज़रूरी नहीं है कि जो ऊंचाई होगी वो हमेशा त्रिभुज के अंदर ही रहेगी। अक्सर जो बच्चे होते हैं जो क्लास 6, 7, 8 ये थोड़ा सा जो पढ़ते हैं ध्यान से लगाकर, उनको ये समझ में आता है कि चलो अंदर तो होती है या फिर रेखा हो सकती है पर वो बाहर वाली रेखा होती है। ये भूल जाते हैं कि त्रिभुज की ऊंचाई बाहर भी होती है। तो आपको याद रख लेना है कि त्रिभुज की जो ऊंचाई होती हो त्रिभुज के अंदर भी हो सकती है, त्रिभुज की एक भुजा में से कोई एक भुजा हो सकती है या फिर त्रिभुज के बाहर भी हो सकती है। अब दूसरी बात बच्चों आपको ये याद रख लेना है यहाँ पर कि जो मैंने यहाँ लिखा हुआ ना त्रिभुज का क्षेत्रफल, इसको मैं लिखूँगा या आपको किताब में या कहीं और भी ये बताया गया होगा कि त्रिभुज का क्षेत्रफल जो होता है ना, नहीं बताया जाता कि लिखना कैसे है और आपको समझ में नहीं आता है क्या लिखा जा रहा है और क्यों लिखा जा रहा है। तो त्रिभुज का क्षेत्रफल को जैसे यहाँ हमारा त्रिभुज क्या है ABC, अगर हम ऐसे लिखेंगे ना तो हम लिखेंगे AR, फिर ब्रैकेट लगाना है, फिर त्रिभुज का सिंबल लगाना है, फिर यहाँ पर उस त्रिभुज का नाम लिखना है जिसका क्षेत्रफल चाहिए। जैसे मुझे ABC का चाहिए तो मैं लिखूँगा ABC, इसका मतलब हो जाएगा त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल। एरिया यहाँ पर AR इसे लिखा जाता है क्योंकि क्षेत्रफल को इंग्लिश में एरिया कहते हैं और एरिया का स्पेलिंग होता है AREA, तो इसका सिर्फ AR लिखा जाता है। बच्चों मुझे उम्मीद है कि आपको ये चीज़ समझ में आ गई। अगर आपको ये समझ में आ गई तो आप इसे एक लाइक कर दीजिए और हम लोग बढ़ते हैं अपने सिद्ध करने की ओर कि थेल्स प्रमेय को किस तरह से सिद्ध करना है। बच्चों हम लोग अब सीखेंगे थेल्स प्रमेय को सिद्ध करना। तो किसी भी प्रमेय को सिद्ध करने के लिए सबसे पहला जरूरी पार्ट होता है उत्पत्ति लिखना। तो उत्पत्ति होता क्या है? उत्पत्ति होता है जो स्टेटमेंट दिया जाता है, जो कथन है दिया जाता है, उसके जरिए जो हम लोग फिगर बनाते हैं या जो रचना करते हैं उस सब के बारे में लिखना है कि हम लोग क्या क्या लिख रहे हैं और क्या क्या बना रहे हैं। तो सबसे पहले हम लोग उत्पत्ति लिखते हैं। तो उत्पत्ति में हम लोग क्या लिखेंगे? देखिए, माना हमें एक त्रिभुज ABC दिया है जिसमें BC के समांतर खींची गई रेखा AB को D पर तथा AC को E पर काटती है। तो बच्चों मैं आपको उत्पत्ति का मतलब समझा देता हूँ कि मैंने क्या लिखा। मैंने लिखा कि हमें एक त्रिभुज ABC दिया गया। जो त्रिभुज मैंने ABC बनाया हुआ है, मान लेते हैं कि हमें दिया हुआ था। अब क्या दिया गया है आगे देखते हैं। जिसमें BC के समांतर खींची गई रेखा, देखिए BC के समांतर एक रेखा खींची गई थी जो AB को D पर और AC को E पर काट रही है। ये हमारा हो गया जो थेल्स प्रमेय का कहना है उसके अनुसार चित्र। अब हम लोग देखते हैं कि सिद्ध करना क्या है। तो हमें सिद्ध करना है
हमें सिद्ध करना है कि AD बटा DB बराबर हो जाएगा AE बटा EC। हमें ये चीज़ सिद्ध करना है। तो इसको सिद्ध करने के लिए हमें कुछ रचना करना पड़ेगा जो इस प्रकार हैं। तो रचना, तो बच्चों मैं रचना इसलिए यहाँ लिख रहा हूँ कि मेरे पास जगह कम है, क्योंकि इसे सिद्ध करने के लिए जगह चाहिए। आप लोग रचना को आराम से एक बड़े जगह में लिखिएगा। तो रचना मैंने क्या किया, मैंने रचना किया कि जो ये रेखा है ME, ये मैंने लंब डाल दिया है AB पर, और ये जो DN है ये भी एक लंब है जो AC पर है। तो मैं इसको पहले लिख लेता हूँ कि ME जो है ये लंब है AB पर तथा DN जो है वो है लंब है AC पर, और साथ में मैंने क्या किया, DC को और BE को मिला दिया। तो यहाँ पर हम लिखते हैं BE तथा DC को मिलाया। अब हम लोग करते हैं इसका सॉल्यूशन यानी हल। तो सबसे पहले हमें करना क्या होगा, हमें करना है जो ये AB है इस भुजा को लेकर इसमें जो त्रिभुज जो बनता है, अगर हम मान लेते कि ये त्रिभुज अलग से बनाते हैं जो कुछ इस तरह से नजर आएगा। अगर मान लेते इसमें ये जो लाइन है इसमें, तो देखिए यहाँ पर हमें इस त्रिभुज को यानी ये जो त्रिभुज है ऊपर वाले को, और हमें इस त्रिभुज की ज़रूरत पड़ेगी। तो यहाँ पर मैंने क्या लिखा हुआ है, M, यहाँ पर है D, यहाँ पर है E, यहाँ पर है A और यहाँ पर है B। हमें इन दोनों त्रिभुज की ज़रूरत पड़ेगी, एक ADE की और एक DEB की। हमें इन दोनों त्रिभुज का क्षेत्रफल चाहिए। तो हम लिखते हैं त्रिभुज ADE का क्षेत्रफल। तो त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर मैंने आपको बता दिया था कि 1/2 गुना आधार गुना ऊंचाई होती है। तो AED का आधार क्या हो जाएगा, जब हम ADE लेंगे ना तो हमारा आधार AD हो जाएगा, इसलिए इसका आधार लिखते हैं हम लोग AD गुना इसकी ऊंचाई हो जाएगी इसका जो लंब है। तो लंब क्या है ME, तो यहाँ लिखेंगे ME। अब हम लिखेंगे हमें एरिया चाहिए किसका, DEB का। तो त्रिभुज DBE, इसका सूत्र हो जाएगा 1/2 गुना इसका आधार क्या हो जाएगा। तो बच्चे इसका आधार वही होगा जहाँ से मैंने शुरू किया जहाँ से ख़त्म किया। देखिए D से शुरू किया, E तक गए, फिर B तक आ गए, तो यही है ना हमारा। तो हमें यही आधार लेना है यानी DB आधार लेना है। यह आ जाएगा DB गुना, अब देखिए बच्चों इसका जो है ना यहाँ पर लंब है ना, जहाँ पर 90 डिग्री होता है यानी 90 डिग्री होता है वही उसका लंब कहलाता है, वही ऊंचाई होती है। ठीक है, देखिए इसकी ऊंचाई बाहर है, जिस तरह मैंने आपको शुरू में बता दिया था कि ऊंचाई बाहर भी हो सकती है। तो इस त्रिभुज की ऊंचाई बाहर है जो ME है, तो इसका ऊंचाई इसकी भी ऊंचाई ME ही है, तो यहाँ पर ME हो जाएगा। अब इन दोनों का अगर हम भाग दें तो क्या निकलेगा, ADE का क्षेत्रफल और इसको भाग देना है त्रिभुज DEB के क्षेत्रफल से। तो देखिए इसका सूत्र क्या कहता है कि 1/2 गुना आधार गुना ऊंचाई है, तो आधार इसका AD है और ऊंचाई ME है, और बटा में आ जाएगा इसका 1/2 और DB गुना ME। तो यहाँ से देखिए 1/2 से 1/2 कट जाएगा, ME से ME कट जाएगा, तो यहाँ क्या बच जाएगा ADE का क्षेत्रफल बटा में त्रिभुज DBE का क्षेत्रफल। तो बराबर क्या आ जाएगा AD बटा DB। इसे ले लेते हैं हम लोग इक्वेशन नंबर 1 यानी समीकरण नंबर 1।
अब इसी चीज़ को हमको करना है अब दूसरे साइड से। अब हम लेते हैं इस वाला साइड को, तो इस वाला साइड में जब लेंगे तो कुछ इस तरह का त्रिभुज बनेगा। तो बच्चों अब हमें लेना है इस साइड वाला को, और जब इस साइड वाले को लेंगे ना, इस वाली भुजा को, तो कुछ इस तरह का त्रिभुज बनेगा जहाँ पर यहाँ पर 90 डिग्री बना हुआ है। तो हमें त्रिभुज चाहिए ADE और साथ में दूसरा त्रिभुज क्या बन जाएगा EDB, यानी ये वाले त्रिभुज चाहिए। इन दोनों त्रिभुज का हमें चाहिए एरिया यानी क्षेत्रफल। तो एरिया ऑफ ट्राइंगल अब हमें लेना है क्या है ADE, तो लेना ही है। तो ADE बराबर इसका सूत्र होता है 1/2 गुना आधार गुना ऊंचाई। तो बच्चों 1/2 तो आ गया। अब इसका आधार क्या होगा, आधार वो होगा जहाँ पर 90 डिग्री बढ़ रहा है, तो 90 डिग्री अब इसमें बढ़ रहा है ना, तब हमारी आधार हो जाएगा AE। तो यहाँ पर लिखेंगे AE गुना, अब इसकी ऊंचाई कितनी हो जाएगी, ऊंचाई होगी ये वाली जहाँ पर यहाँ पर N है यानी DN, तो यहाँ पर लिखेंगे DN। और इसी तरह से त्रिभुज यानी एरिया ऑफ ट्राइंगल EDC, तो इसका बराबर क्या हो जाएगा 1/2 गुना इसका आधार क्या हो जाएगा, इसका आधार होगा ये वाला यानी EC गुना इसकी ऊंचाई यही बाहर है यानी इसकी भी ऊंचाई DN है। अब इन दोनों को भाग देंगे तो क्या आ जाएगा, तो त्रिभुज ADE का क्षेत्रफल और इसको भाग देना है त्रिभुज EDC के क्षेत्रफल के से, तो बराबर क्या आ जाएगा, इसका है 1/2 गुना AE गुना DN और इसका बटा है 1/2 गुना EC गुना DN। तो बच्चों 1/2 से 1/2 कट जाएगा और यहाँ से DN कट जाएगा, तो यहाँ पर क्या बचेगा, यहाँ पर बचेगा ADE का क्षेत्रफल बटा EDC का क्षेत्रफल बराबर AE बटा EC। ये हो गया हमारा समीकरण नंबर 2। अब जो समीकरण 1 और 2 को ध्यान से देखने से हमें क्या पता चल रहा है, देखिए हमारा ऊपर वाला क्या है ADE, यहाँ पर ऊपर वाला क्या है ADE, अब नीचे वाला क्या है DBE और यहाँ पर क्या है EDC। देखिए बच्चे ऊपर वाला अगर एक चीज़ है यानी क्षेत्रफल में बराबर है यानी मान बराबर होगा। अगर हम नीचे वाले को बराबर कर देते हैं तो इसका क्या पता चल जाएगा कि LHS वाला LHS के बराबर होगा। और किसी दो समीकरण में अगर LHS के बराबर है ना, तो अपने आप RHS के बराबर हो जाएगा। क्योंकि हमें ये दिखाना है कि AD/DB बराबर AE/EC है, मतलब ये और ये बराबर है, हमें ये सिद्ध करना है। तो इसे सिद्ध करने के लिए हमें अब ये दिखाना पड़ेगा कि इसका क्षेत्रफल और इसका क्षेत्रफल आपस में बराबर हैं। तो बच्चों इन दोनों का क्षेत्रफल को आपस में बराबर दिखाने के लिए कुछ रूल होता है जो मैं आपको बता रहा हूँ। ये बहुत ही इम्पोर्टेंट चीज़ है जो अक्सर लोग नहीं जानते हैं। ये एक थ्योरम है और वो थ्योरम का कहना क्या है, थ्योरम का कहना है कि अगर दो समांतर रेखाएं हों और उन दो समांतर रेखाओं में अगर कहीं पर दो बिंदु डाल देते हैं एक समांतर रेखा में और उन दो ऐसे करके एक त्रिभुज बना लेते हैं, जैसे ये दोनों बिंदुओं को टच किया और देखिए इसको भी टच कर रहा है कहीं ना कहीं। अगर हम दूसरी त्रिभुज ऐसे डाल देते कि इसको कहीं ना कहीं टच करे और फिर इसको आकर टच कर जाए, तो देखिए इन दोनों का आधार एक है और ये समांतर रेखा को टच कर रही है। तो अगर दो समांतर रेखाओं के बीच त्रिभुज ऐसे बने कि आधार बराबर हो और ऊपर वाली समांतर रेखा को कहीं पर भी अगर सिर्फ टच कर रही है, तो वहाँ पर जो दो त्रिभुज बने उन दोनों त्रिभुज का क्षेत्रफल आपस में बराबर होगा। यही चीज़ यहाँ पर हम लोग अप्लाई करेंगे यानी लागू करेंगे। तो बच्चों एक चीज़ ध्यान से देखिए मैं यहाँ पर क्या लिखा हुआ था कि दो समांतर रेखाएं होंगी, तो ये रेखा जो DE है और BC ये दोनों आपस में समांतर हैं। तो देखिए ये हमारा आधार हो जाएगा। अब इस आधार को देखकर देखिए जो मैंने एक त्रिभुज क्या लिया था DEB, तो देखिए DEB जब ले रहे तो देखिए इसको यहाँ टच कर रहा है इस समांतर रेखा को। इसी तरह से EDC जब ले रहे तो इसी को टच कर रहा है। और देखिए यार ये दोनों समांतर भी हैं, इसका मतलब DEB का और EDC का क्षेत्रफल आपस में बराबर होगा। तो हमें इस चीज़ को यहाँ पर लिखना पड़ेगा। लिखिए चूँकि त्रिभुज DEB तथा
त्रिभुज EDC एक ही आधार DE पर बने हैं, जो समांतर रेखा BC को छूते हैं। इसलिए क्या हो जाएगा, इसीलिए इसका जो क्षेत्रफल होगा यानी एरिया ऑफ ट्राइंगल DEB बराबर हो जाएगा एरिया ऑफ ट्राइंगल EDC। तो बच्चों देखिए, इसको हम मान लेते हैं समीकरण नंबर 3 यानी इक्वेशन नंबर 3 यानी 3। तो बच्चों अगर हम लोग 1, 2 और 3 को अगर आपस में एक साथ मिला दें तो हमें क्या मिलेगा, ध्यान से देखिए। देखिए DE और ED बराबर होने से क्या पता चल गया कि ये और ये बराबर हो जाएगा। जैसे ये वाला इसके बराबर है और ये वाला इसके बराबर है, इसलिए ये वाला जो पार्ट है इस पार्ट के बराबर हो जाएगा। जब ये वाला पार्ट अगर इस पार्ट के बराबर हो जाएगा ना, तो अपने आप जो ये वाला पार्ट है इस पार्ट के बराबर हो जाएगा। इसलिए हम यहाँ से निकाल सकते हैं रिजल्ट की समीकरण नंबर 1, 2 एवं 3 से कि AD बटा DB बराबर हो जाएगा AE बटा EC, जो हमें सिद्ध करने बोला था। तो ये हो गया हमारा प्रूव्ड, जिसे आप सत्यापन लिख सकते हैं या इति सिद्धम लिख सकते हैं। तो बच्चों मुझे उम्मीद है कि आपको ये वीडियो बहुत पसंद आई होगी। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई और आपने अभी तक इस वीडियो को लाइक नहीं किया तो एक लाइक कर दीजिए और मुझे कमेंट करके बताइए कि आपको ये वीडियो कहाँ से लगी। और साथ में आप अपना शहर का नाम, देश का नाम या फिर अपने गांव का नाम ज़रूर लिखिएगा, ताकि मुझे ये पता चल सके कि मेरी वीडियो कहाँ कहाँ देखी जा रही है। और आपको कितना % लाना है बोर्ड एग्ज़ाम में, मुझे ये भी कमेंट कीजिए। और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, ताकि बहुत सारे ऐसे बच्चे होते हैं जिसको ये समझ में नहीं आता, उसके लिए फ़ायदेमंद हो सके, वो इससे लाभ उठा सकें। और मुझे आप ये कमेंट करके ये भी बता सकते हैं कि आपको अगला वीडियो किस टॉपिक पर चाहिए। तो हम लोग मिलते हैं अपने अगली वीडियो में। तब तक के लिए मैं आपसे विदा लेना चाहता हूँ। अपना ख्याल रखिएगा और पढ़ाई पे फोकस करते रहिएगा, यानी पढ़ाई अच्छा से कीजिए। और आपको कहीं पर भी कोई डाउट होती है या किसी स्पेशल टॉपिक पर अगर आपको वीडियो चाहिए तो मुझे आप उसमें वो भी कमेंट करके बताइए। मैं ज़रूर उस वीडियो टॉपिक पर एक वीडियो बनाऊंगा और आपके लिए वो वीडियो अपलोड भी करूंगा।